Hey everyone, this is Asta Dubey. In the previous lectures, we have learned how the respiration process occurs in plants. Today, we are going to study the respiration process in human beings. Human beings में respiration में कौन कौन से organs participate करते हैं? आपको पता है ह्यूमन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो उस ऑर्गेनिज्म में जब भी कोई सिस्टम है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम था तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स थे, वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करके पूरा डाइजेशन प्रोसेस कराते थे. सेम एज क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा. अब उस रेस्पिरेशन प्रोसेस को कराने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अब उसी को पढ़ना है हमें. ह्यूमन बीइंग लाइक अदर लैंड एनिमल्स आर एयर ब्रीदर्स. ह्यूमंस भी क्या करेंगे, एयर को ही ब्रीथ करेंगे. जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स थे, हमने एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को डिफाइन किया था या फिर डिवाइड किया था. तो वहां पे क्या था कि टेरेस्ट्रियल वाले अपने एटमॉस्फेयर से एयर को ब्रीथ कर रहे थे, वहां से ऑक्सीजन ले रहे थे. वैसे ही जो एक्वाटिक एनिमल्स थे, एक्वाटिक एनिमल्स डिजॉल्व ऑक्सीजन को ब्रीथ कर रहे थे. तो यहाँ पे क्या है कि जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एयर को ब्रीथ करते थे, वही काम ह्यूमंस में भी होगा. लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन. तो यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन बीइंग में लंग्स प्रेजेंट होंगे और यही लंग्स मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं. द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन. ये बात आपको याद रखनी है, जब भी कोई चीज लंग से कनेक्टेड होगा, पल्मोनरी वर्ड आएगा. कनेक्टेड विद द लंग्स. कहीं पे भी कोई चीज अगर लंग से कनेक्टेड है तो वहां पे एक वर्ड यूज किया जाएगा पल्मोनरी. किसी को लंग रिलेटेड कोई डिजीज होती है तो वहां पे कहते हैं कि इनको पल्मोनरी डिजीज है. तो बस ये बेसिक सा था कि अगर पल्मोनरी वर्ड कहीं पे भी यूज होता है तो ये कॉमन सेंस है, आप समझ जाओगे कि वो चीज लंग से रिलेटेड है. तो अब इस लंग्स में जो भी रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, हमें ये देखना है. तो पहला क्या है कि अगर हम बात करते हैं, एयर एंटर करेगी नॉस्ट्रिल्स के थ्रू. नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होंगे. नॉस्ट्रिल में इंटरनल है, एक्सटर्नल है, ठीक है, नाजल चैम्बर्स वगैरह, वहीं पे हम बात कर लेंगे. ये नॉस्ट्रिल अलग हम ले लेते हैं. फिर हम बात करते हैं फेरिंग्स की. फेरिंग्स की हम बात करते हैं. फेरिंग्स आपको पता है कि हमने पढ़ा था डाइजेशन में भी ये कॉमन पैसेज होते थे, फूड भी वहां से जाती है एंड एयर भी जाती है, तो ये कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर थे. फेरिंग्स के बाद हम एक टर्म पढ़ेंगे लैरिंग्स. लैरिंग्स सिंपली पैसेज नहीं कहेंगे बट एक ये वॉइस बॉक्स है. फिर हम बात करते हैं ट्रैकिया की. ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया हमारा विंड पाइप होता है, ठीक है. ईसोफेगस की हम बात करते थे, फूड पाइप, एंड ट्रैकिया होता है हमारा विंड पाइप. ट्रैकिया के बाद लंग की कहानी आती है. अब लंग के सारे स्ट्रक्चर्स को हम वहीं पे पढ़ेंगे. ट्रैकिया के बाद ही एयर एंटर कर जाता है लंग्स में. तो सिंपली सबसे पहले हमें पढ़ना है नॉस्ट्रिल क्या होती है, एयर किस वे में एंटर कर रही है, ठीक है. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन हमने पढ़ा है. सिंपली क्या होगा कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम एलिमिनेट करते हैं. तो इधर है पहला नॉस्ट्रिल एंड नाजल चैम्बर. कभी भी हम बात करते हैं तो किसी के नोज की बात करो तो वहां पे ओपनिंग पाई जाती है. वो जो दो ओपनिंग होती है उनको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल. द टिप ऑफ द नोज हैड 2 स्मॉल होल्स, ठीक है. वही जो स्मॉल होल्स हैं इन्हें हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं. नॉस्ट्रिल फिर अंदर जाती है, नाजल कैविटी मिलती है. इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वहां पे कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है. अब कोई चीज प्रेजेंट है तो कुछ फंक्शन होगा उनका. हेयर है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है, हेयर और म्यूकस यही काम करते हैं, ये एयर को प्यूरिफाई करेगी. हेयर विल प्यूरिफाई द एयर, ठीक है. जो भी एयर हम इनहेल करते हैं उस एयर को प्यूरिफाई करने का काम ये हेयर्स करते हैं. और जो ये म्यूकस है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को
हमारी नॉस्ट्रिल्स में एंटर करने से उनको रोकती है। तो बेसिकली क्या है, नॉस्ट्रिल, वो जो नोज की टिप पे 2 ओपनिंग होती है उन्हें नॉस्ट्रिल बोलेंगे। नॉस्ट्रिल आगे चल के नाजल चैम्बर में ओपन होता है, वहां पे कुछ स्मॉल हेयर्स मिलते हैं एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस का काम है फॉरेन पार्टिकल को एंटर होने से रोकना, एंड साथ ही साथ हम बात करें हेयर्स का काम क्या होता है, तो ये एयर को प्यूरिफाई करती हैं। जो भी एटमॉस्फेयर के एयर को हम इनहेल करते हैं, उस एयर को वही हेयर प्यूरिफाई करते हैं। यहाँ से आप फिगर में देख सकते हो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल पे 2 ओपनिंग थी, उन्हें नॉस्ट्रिल कहा। जो अंदर की तरफ चैम्बर प्रेजेंट होता है उन्हें हम नाजल चैम्बर कहते हैं। अब अगर इस फिगर को हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन आपको दिख रही होगी। ये ओपनिंग थी तो इधर नॉस्ट्रिल बोला गया, फिर ये नाजल चैम्बर, नाजल कैविटी फर्दर है। अब यहाँ पे क्या है, अगर ये लिप वाला रीजन देखा जाए तो यहाँ पे ये डाइजेशन का पाथ था, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पाथ है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पाथ है। लेकिन इन दोनों को डिफरेंशिएट किया गया है एक पैलेट के थ्रू, ये पैलेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इधर से एयर एंटर करती है, इधर से हम फूड को एंटर कराते हैं, ठीक। फूड वाला काम होता है आगे डाइजेशन प्रोसेस कराता है, और एयर अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस कराती है। तो मेरा मेन फोकस क्या है कि हमको एयर पढ़ना है, तो हम यहाँ से नाजल कैविटी स्टार्ट हुई। अब ये फर्दर यहाँ से आप देखो तो इधर ओपनिंग, ये पैलेट इधर ही तक एंड हो जाता है, इधर से फूड भी आई, इधर से एयर भी आया। ये जो स्पेस जहां पे एयर एंड फूड दोनों साथ साथ हैं, ठीक है, ये वाली प्लेस पे क्या है, दोनों साथ साथ है, तो इसी प्लेस को हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में अगर एक बात हम कहें तो इनको हम बोलते हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स की यही खासियत है कि ये फूड के लिए भी और एयर के लिए भी कॉमन पैसेज प्रोवाइड करते हैं। अब फर्दर क्या होता है कि फेरिंग्स के बाद पहले ये वाले एरिया दोनों के लिए सेम है, फूड भी आई इधर से एंड फिर एयर भी आया। फिर क्या होता है कि दोनों अपने अलग अलग रास्ते पहले साथ में होते हैं इधर वाली जगह पे, फिर फूड अपने फूड पाइप में चला जाता है। फिर हम बात करते हैं विंड की, तो एयर अपने विंड पाइप में चली जाती है। तो इधर फिगर में फिर दिया हुआ है, यहाँ से क्या होगा कि एयर इस साइड आ जाएगी एंड फूड ईसोफेगस में चला जाता है। अब अगर दोनों की पोजीशन की हम बात करते हैं तो हमारा विंड वाला या फिर फूड पाइप की बात करें तो फूड पाइप आगे होती है एंड फूड पाइप पीछे होती है पोस्टीरियरली, ठीक है। फूड पाइप इधर पीछे बैक साइड में होती है और जो विंड पाइप होता है वो आगे की तरफ होता है। यहाँ पे एक चीज हमें दिख रही है लैरिंग्स। लैरिंग्स की हम बात करते हैं तो जितनी अपनी भावनाओं को हम प्रकट कर लेते हैं किसी को बोल बोल के, ठीक है, तो ये जो आवाज निकल रही है हमारी लैरिंग्स की वजह से होती है। लैरिंग्स को ही हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड आएगी माउथ के थ्रू, ओरल कैविटी से चल के आती है। फिर हम बात करते हैं एयर आता है नाजल कैविटी से। ओरल कैविटी से फूड, नाजल कैविटी से एयर, दोनों एक ही जगह पे आए तो वो जो जगह है स्पेस को हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आगे एयर चली जाती है विंड पाइप में। विंड पाइप में आपको एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा, उस बॉक्स को हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। वॉइस बॉक्स का काम क्या है कि ये जितनी भी चीजें हम बोलते हैं, ठीक है, वो वहां से उसको स्पीच के फॉर्म में कन्वर्ट करती है और फिर ये साउंड प्रोड्यूस करता है। फूड चला जाता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस का नाम है फूड पाइप। तो फेरिंग्स की कहानी क्या है, अबाउट 5 इंच, ठीक है, 5 इंच लॉन्ग स्पेशियस चैम्बर विच रिसीव्स बोथ द नाजल कैविटी एंड द ओरल कैविटी। वही चीज है, नाजल कैविटी से एयर आएगी एंड बकल कैविटी से फूड आता है। फेरिंग्स लीड्स इनटू ईसोफेगस एंड ट्रैकिया। ये ईसोफेगस में भी ओपन होंगे एंड ट्रैकिया में भी। ईसोफेगस पीछे की साइड होता है, ट्रैकिया आगे की साइड होता है। द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लॉटिस। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्या है, जो
ईसोफेगस की ओपनिंग होती थी उनको हम गलेट बोलते थे, एंड यहाँ पे क्या है, इनकी ओपनिंग को गलेट कहा जाता था, और ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं। ईसोफेगस की ओपनिंग गलेट होगी एंड ट्रैकिया की ओपनिंग ग्लॉटिस होगी। अब ग्लॉटिस के ऊपर एक लिड पाया जाता है, लिड का मतलब है ढक्कन। उस ढक्कन का काम क्या है, सिंपली हम बात करते हैं, ग्लॉटिस नॉर्मली ओपन रहता है तो वो ढक्कन उनको क्लोज नहीं करती है, लेकिन जब भी कोई फूड को स्वेलो कर रहा होता है तो वो ढक्कन बंद हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी लैरिंक्स से साउंड प्रोड्यूस होता है तो ये फ्लैप ओपन होगा। कहानी क्या है, ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन पाया जा रहा है, वो ढक्कन वैसे तो खुला होता है लेकिन जब भी हम फूड को स्वेलो कर रहे होते हैं तो ये बंद हो जाएंगे। फिर जब भी कोई बोल रहा होता है तो एयर एंटर करती है, हम बोलने के लिए मुंह को खोलेंगे तो फिर क्या होगा, एयर एंटर करेगी, ये फिर विंड पाइप में एयर को जाने के लिए वापस से ओपन होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चांस होता है कि जब भी हम खाते टाइम बोलते हैं तो वो फूड पार्टिकल हमारी विंड पाइप में भी जा सकता है, बिकॉज फूड को नहीं पता कि उसको किस रास्ते पे जाना है। अगर ओपनिंग इधर होगी, भाई दो पाइप है, ठीक है, पानी आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है अगर एक वाला पाइप बंद नहीं होगा तो जिस रास्ते पे उसे जाना है वो डाइवर्ट होके दूसरे वाले पे चली जाएगी। तो सेम कहानी यहाँ पे भी है कि जब भी कोई पर्सन फूड को स्वेलो कर रहा होता है तो ये विंड पाइप वाली ओपनिंग बंद हो जाती है। अब विंड पाइप बंद होगी, और बंद क्यों होती है, यहां से क्या, अगर हम पहले स्ट्रक्चर इसका देखते हैं तो फूड एंटर कर रही है, भाई फूड एंटर करेगी तो फूड का चांस है इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। अगर इस पे कोई फ्लैप नहीं लगाओगे, आप कोई ढक्कन बंद नहीं करोगे तो ज्यादा चांस है कि फूड इधर ही आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इस पे एक जो ढक्कन पाई जाती है, जब भी फूड को कोई बंदा स्वेलो कर रहा होता है तो ये ढक्कन बंद हो जाएगा। अब ढक्कन बंद हो जाएगा तो इधर तो रास्ता मिलेगा नहीं, तो हमारा फूड पाइप में ही जाएगा। तो अब अगर एक कहानी आपको याद है, सभी बड़े हमें बताते हैं कि खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि अन्न का अपमान होता है। तो वहां पे क्या है कि अगर किसी को ये लॉजिक समझाया जाएगा तो वो तुरंत तो समझेगा नहीं। लोग क्या करते हैं, भगवान में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो हम अन्न का अपमान वाली स्टोरी अच्छे से समझते हैं और खाते टाइम बोलना छोड़ देते हैं, ठीक है, तो खाते टाइम नहीं बोलते। अब यहां से क्या होगा, अगर कोई पर्सन खाते टाइम भी बात कर रहा है तो फूड पार्टिकल इधर ना जाके इधर आ जाएगी। और ये विंड पाइप है, विंड पाइप क्या है, यहां से जब एयर आएगी और एयर को जाने में दिक्कत हुई, कोई और पार्टिकल है, एयर उधर से नहीं जा पा रही है, तो आपको क्या होगा, सफोकेशन फील होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा कफ करते हैं, ठीक है, तो कफिंग के टाइम पे क्या होगा, वो फूड पार्टिकल जब प्रेशर लगता है तो बाहर आ जाता है, बट जब कभी भी ये बाहर नहीं आ पाता है तो पर्सन की डेथ हो जाती है। तो स्टोरी का लॉजिक यही है कि खाते टाइम बोलना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि फूड पार्टिकल आपकी फूड पाइप में ना जाके विंड पाइप में जा सकता है। तो किसी भी बड़े की बात हमें समझनी चाहिए, स्टोरी का मॉरल यही था। तो हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, द ग्लॉटिस नॉर्मली रिमेन्स ओपन बट ड्यूरिंग फूड swallowing इट गेट्स कवर्ड बाय epiglottis टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया है विंड पाइप, विंड पाइप में फूड को जाने से रोकने के लिए ग्लॉटिस के ऊपर जो epiglottis की ढक्कन पाई जाती है वो क्लोज हो जाएगी, फिर फूड को स्वेलो कर लेता है पर्सन, फिर ये नॉर्मली ओपन हो जाती है। फिर कभी भी फूड स्वेलो करते हैं तो ये बंद हो जाएगी, फूड पाइप में जाता है एंड फिर ये ओपन हो जाती है। तो इनकी कहानी यही तक थी। नेक्स्ट है हमारा लैरिंग्स। जितनी बातें हम किसी को समझा पाते हैं, कर पाते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं, वो होता है लैरिंग्स की वजह से। लैरिंग्स का नाम है वॉइस बॉक्स। हम जितनी भी चीजें बोल रहे हैं लैरिंग्स की वजह से। लैरिंग्स है क्या, एक कार्टिलेज की बनी हुई स्ट्रक्चर है, साउंड को प्रोड्यूस करती है और हमें बोलने में हेल्प करती है। ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। ट्रैकिया को ही हम क्या कहते हैं, विंड पाइप बोलते हैं, एंड ये ब्रोंकाई क्या है, तो पहले हम ट्रैकिया को समझते हैं। अब ट्रैकिया
एयर आ रही थी, एयर का पैसेज हमने समझा, पहले ये नाजल कैविटी से एंटर करती है, फिर फेरिंग्स तक जाती है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स तक बात आएगी, लैरिंग्स के बाद ही ये एंटर करती है ट्रैकिया में। विंड पाइप ट्रैकिया है, अब ट्रैकिया से स्टोरी जाएगी लंग्स तक, लंग्स में ही गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो ट्रैकिया क्या है? एक लॉन्ग ट्यूबुलर हॉलो स्ट्रक्चर है। ये भी खाली पाइप है, खाली पाइप है तभी आसानी से एयर आती है और जाती है। which arises in pharynx and goes to the middle of the thoracic cavity। जो lungs हमारा प्रेजेंट होता है वो भी thoracic cavity में ही प्रेजेंट है। It serves as a passage for entry and exit of respiratory gases। respiratory gases कौन कौन सी है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। The lower end of trachea is divided to form two branches। अब ये वाला कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आ रहा था कि ब्रोंकाई होता क्या है, तो जब हम फिगर को देखते हैं, ये ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया आगे जाके दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक हो जाता है। अपने अपने साइड वाले लंग में ये दोनों ओपन होंगे, फर्दर इनसे जाके आगे ब्रांचेस निकलती हैं। अभी ये जो दो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं इन्हीं को हम ब्रोंकाई बोलते हैं। जो इनसे आगे जाके और स्ट्रक्चर्स ऐसे ब्रांच टाइप में दिखते हैं हमें, इनको हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। इतनी बात क्या है, ट्रैकिया आगे चल के दो ब्रांचेस में ओपन होता है, उन दो ब्रांचेस को हम ब्रोंकाई कहते हैं, और ये ब्रोंकाई फर्दर आगे चल के फाइन ब्रांचेस में ओपन होते हैं। इन फाइन ब्रांचेस को हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई बुलाते हैं। द लोअर एंड ऑफ ट्रैकिया इज डिवाइडेड टू फॉर्म टू ब्रांचेस। यहाँ पे जो लास्ट वाला एरिया है ये जाके दो ब्रांच में ओपन होगा, और ये ब्रांचेस को ही हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। ये है प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई आगे चल के फर्दर ब्रांचेस में ओपन होंगे। ये जो फाइन ब्रांचेस पाई जा रही हैं इनको हम सेकेंडरी या फिर टर्सरी बोलते हैं। ईच ब्रोंकस एंटर द लंग ऑफ इट्स साइड। जो दोनों ब्रांचेस हैं ये अपने अपने लंग वाले साइड में जाके ओपन हो जाती है, और इनसे जो स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं वो आगे भी क्वाइल्ड होके बनाएंगे। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, अभी हमने यही स्ट्रक्चर बनाया था। ये है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया फर्दर अपने अपने साइड वाले लंग में ओपन हुआ है, और जो ये लास्ट एंड पे ओपनिंग है इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई में भी क्या है? ये प्राइमरी ब्रोंकाई। ये प्राइमरी ब्रोंकाई अगर स्ट्रक्चर में देखो तो फर्दर आगे जाके और ब्रांचेस बनाती हैं। छोटे छोटे फाइन ब्रांचेस आपको दिख रहे हैं। अब इन्हीं फाइन ब्रांचेस को हम सेकेंडरी, फिर उनसे भी जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं उनको टर्सरी नाम देते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्सरी ब्रोंकाई। अब इस स्ट्रक्चर में आपको कितनी फिगर्स दिख रहे हैं? मेन ब्रोंकस क्या है? मेन ब्रोंकस को ही प्राइमरी ब्रोंकाई कहा जाएगा। फिर जो सेगमेंटल ब्रोंकस दिखते हैं, सेगमेंटल ब्रोंकस को हम सेकेंडरी या फिर टर्सरी ब्रोंकाई कहते हैं। यहाँ पे कुछ लोब्स बनते हैं जिसे हम लोअर ब्रोंकस बोलते हैं, और ये ट्रैकिया का ही फिगर है। Trachea and all bronchi have C-shaped cartilaginous ring on their outer wall। जो ट्रैकिया की या फिर ब्रोंकाई की आउटर वॉल होती है ये एक पाइप की तरह ही है, तो हॉलो पाइप है। अगर आप बलून की तरह सपोज करो इसको, तो क्या है कि बलून में एयर है तब तो ठीक है, अच्छा खासा बलून का एक शेप दिखता है। लेकिन जब हम एयर को, मान लो आपने बलून का ओपनिंग छोड़ दिया, तो अब सारी एयर जब बाहर निकलती है तो हमारा क्या होता है? बलून कोलैप्स कर जाता है आपस में। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है। हमने इनहेल किया तब तो सारी कंडीशन अच्छी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब भी एयर को हम एलिमिनेट करते हैं या फिर बाहर की तरफ इनहेल करेंगे, एक्सहेल के टाइम पे क्या होगा कि वहां पे डर होता है कि हमारी जो ट्रैकिया है वो भी क्या करे, बलून वाली कहानी हो जाए यहाँ भी। तो बलून वाली कहानी रिपीट ना हो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर क्या है? शी शेप के कार्टिलेज के बने रिंग प्रेजेंट होते हैं। अब वो रिंग क्या करेंगे, मान लो इनहेल किया किसी पर्सन ने तब तो ठीक है, ये मान लो और
फूलेंगे फूलेंगे, लेकिन कोलैप्स ना कर पाए एक्सहेल के टाइम पे, इसीलिए यहाँ पे कार्टिलेज की रिंग बनी होती है। मान लो थोड़ी सी साइज बढ़ी, लेकिन जब एयर एलिमिनेट हो रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये अपने नॉर्मल शेप में आएंगे और वहां पे कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट है, इसीलिए ये कोलैप्स नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ट्रैकिया और सारे ब्रोंकाई के पास एक शी शेप का रिंग प्रेजेंट होता है। रिंग क्यों प्रेजेंट है? ये हमारे ट्रैकिया और ब्रोंकाई को कोलैप्स करने से प्रिवेंट करते हैं। These rings prevent trachea and bronchi from collapse during expiration. बचाना किससे है? एक्सपिरेशन के टाइम पे जब एयर बाहर जाएगी तो डर उसी टाइम का है कि जब हम बलून से सारी हवा बाहर निकाल देते हैं तो बलून पिचक जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे ना हो कि मान लो हमने एक्सपिरेशन किया, वहां पे एयर जा रही है बाहर, अब एयर बाहर जाए तो ट्रैकिया क्या हो जाए? कोलैप्स कर जाए। तो कोलैप्स से बचाने के लिए यहाँ पे शी शेप्ड कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट होती है। वो एक्सपिरेशन के टाइम पे, एक्सहेलेशन के टाइम पे हमारे लंग्स को कोलैप्स करने से बचाती है या फिर ट्रैकिया को कोलैप्स करने से बचाती है। नेक्स्ट है, अब मेनली जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, या फिर प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स, उसकी बात करेंगे। तो लंग्स क्या है? लंग्स को आप पल्मोनरी सैक भी कह सकते हो। अभी हमने पढ़ा है जो भी चीज लंग से कनेक्टेड होगी उसे हम पल्मोनरी नेम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कहानी शुरू हो रही थी नाजल कैविटी से, नाजल ओपनिंग से एयर एंटर हुई फेरिंग्स के थ्रू, ये फिर ट्रैकिया में आती है। अब ट्रैकिया में क्या है? ट्रैकिया से ये दोनों लंग्स में एंटर कर जाएगी, वहां पे स्ट्रक्चर मिलेगा आपको ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के थ्रू फिर अभी आप पढ़ोगे कि एल्वुलर सैक यहाँ प्रेजेंट होते हैं, जिनका सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा होता है, तो हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए काफी स्पेस मिल जाता है, तो वो आराम से हो जाता है। पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे लंग्स का। लंग्स दो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बलून की तरह स्ट्रक्चर है। कई सारे हम जब भी हमें प्रैक्टिकल वगैरह मिलते हैं तो वहां पे बच्चे बना के लाते हैं स्ट्रक्चर, तो वहां पे क्या करते हैं, बलून से उसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लंग्स को अगर समझना है तो आप दो बलून को सपोज करो, बलून्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, which are the primary organ for respiration. Important क्या है? Lungs are the primary organ for respiration. Each lung is enclosed within a cover called pleura. अब इसको हम सेल की तरह अगर सपोज करें तो सेल में क्या होता था? सेल की आउटर लेयर होती थी, उसी तरीके से क्या है कि इनकी आउटर लेयर को हम प्लूरा कहेंगे। लेफ्ट लंग के पास दो लोब होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हम अक्सर भूल जाते हैं। जो हमारा लेफ्ट लंग है, लंग तो हमारे पास दो ही है, ठीक है, वहां पे क्या है, जो लेफ्ट वाला लंग होता है उसके पास दो लोब होते हैं, और हमारा जो राइट वाला लंग है उसके पास तीन लोब होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, लेफ्ट वाले के पास दो लोब प्रेजेंट होंगे, राइट वाले के पास 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। द टर्मिनल end of these ducts open into millions of very small delicate balloons like a structure called alveoli. ठीक है, इस फिगर को अगर हम देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ कि हमें ये लंग्स दिख रहा है, लंग्स का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, लेफ्ट वाले के पास दो लोब होते हैं, एक लोब ये, एक लोब ये। राइट वाले के पास 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3। ठीक है, फिर ये फर्दर हमारी जो ब्रोंकाई थी, ब्रोंकाई आगे जाके टर्मिनल एंड पे इनके कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, या फिर आप बात करो अंगूर की गुच्छों की तरह छोटे छोटे सैक्स प्रेजेंट होते हैं। उस सैक का नाम क्या है, एल्वुलाई। यहाँ पे है, ये ब्रोंकाई थे। अब ब्रोंकाई को फर्दर देखा गया तो यहाँ पे क्या है, अब उसी तरह ब्रांचेस जाके टर्मिनल एंड पे छोटे छोटे सैक के फॉर्म में है। अब उस सैक को भी जब देखा जाता है तो हमें ये कुछ अंगूर के गुच्छों वाला स्ट्रक्चर दिखता है। These ducts open into millions of very small, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बलून की तरह स्ट्रक्चर। उस बलून लाइक स्ट्रक्चर को एल्वुलाई कहा गया है। एल्वुलाई क्या होते हैं, जो भी ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई फर्दर फाइन ब्रांचेस में ओपन होती है, तो जो टर्सरी वाला एंड होगा, टर्सरी ब्रोंकाई है, ये आगे चल के और छोटे छोटे गुच्छे वाले स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो वो जो ग्रुप वाला स्ट्रक्चर है उसको हम नाम देते हैं एल्वुलाई।
और एल्वलाई का काम क्या है? अभी हमने क्या कहा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है? प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं लंग्स, लेकिन मेनली गैसियस एक्सचेंज कहाँ होगा? एयर आएगी एंड में, यहीं पे इनके सरफेस बहुत ज्यादा होते हैं, ब्लड स्ट्रीम लास्ट में एंड यहाँ पे होती है, तो सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से गैसियस एक्सचेंज की मेन साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज कौन है? यही एल्वोलाई होते हैं। इनका क्या होता है? एल्वोलाई के बारे में आपसे कहा जाए कि क्या क्या बातें आप बता सकते हो, तो ये होते हैं एंड पॉइंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ पे एंड हो रही है? शुरू हुई थी उन दो ओपनिंग से, एंड कहाँ पे होगी? इस स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एल्वोलाई। और यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को लाके यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू छोड़ दिया जाता है, एंड ऑक्सीजन जब भी इनहेल करके यहाँ पे आके स्टोर होगी और फिर यहाँ से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हर एक सेल में पहुंचा दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। अगर इसको फर्दर देखा जाता है तो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं। ये ब्रोंक्यूल्स छोटे छोटे सैक्स में यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, तो ये जो गुच्छे वाला फॉर्म है इनको एल्वोलाई कहते हैं। और एल्वोलाई जो सैक हैं वो एक डक्ट के थ्रू जाते हैं। डक्ट कौन से हैं? एल्वुलर डक्ट हैं। एल्वुलर डक्ट को देखा जाए, फिर एल्वोलाई सैक को फर्दर किया जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। कैपिलरीज में आपको पता है होता है ब्लड। अब जब ये बहुत ज्यादा वैस्कुलर है, बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट है, तो ज्यादा अमाउंट में ब्लड इधर आएगा। जब ज्यादा अमाउंट में ब्लड आएगा तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को भी कैरी करके ले जाएगा, एंड ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे सारे टिश्यूज से पकड़ पकड़ के लाके यहाँ पे रख देगा, और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। वही बात है कि एल्वोलाई क्या है? हाईली वैस्कुलर है, मतलब ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगी यहाँ पे। इनकी वॉल्स बहुत थिन होती है, एंड इट फॉर्म्स रेस्पिरेटरी सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर आपसे कहा जाए मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज कौन होता है, तो आप एक सिंपल सा वन वर्ड आंसर दोगे कि वो एल्वोलाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लंग्स। पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है रिब्स क्या होती है, इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होती है, एंड डायाफ्राम क्या होता है। पहले इन सब के बारे में जैसे ही हमें पता चलेगा तो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो कैसे रहा है, इन सब का क्या रोल है, हम उसको समझेंगे। 6-7 से ही पढ़ते आ रहा है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है, तो वही सेम चीज यहाँ भी है, चेंज तो होगा नहीं आगे क्लास में जाके। तो 12 पेयर है रिब्स की। रिब्स आर बोनी एंड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर दैट फॉर्म द वॉल ऑफ थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी में ही लंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वहां पे थोरैसिक कैविटी की वॉल्स को बना कौन रहा है? यही रिब्स बनाते हैं। रिब्स कितने हैं? ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर रिप्रेजेंट होते हैं। वन एंड ऑफ रिब इज अटैच टू वर्टिब्रल कॉलम। ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो इसकी एक एंड है वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है, और जो दूसरी वाली एंड होती है वो स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, तो दूसरी वाली एंड स्टर्नम से। अब जब ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है कि एक वाली एंड वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होगी, दूसरा एंड जाता है हमारे स्टर्नम से अटैच होता है, तो ये एक गुफा लाइक स्ट्रक्चर ऐसे पूरा क्या होता है, केज बना लेती है। उसी केज में हमारा लंग हुआ, हार्ट हुआ, ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स हैं तो इनको एक प्रोटेक्टिव लेयर की जरूरत है, तो वो प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा? प्रोटेक्शन का काम करते हैं हमारे रिब केज। ठीक है, वन एंड ऑफ रिब इज अटैच टू वर्टिब्रल कॉलम, वही चीज है, while other end is attached to sternum. In this way ribs form a cage like structure जिसको हम रिब केज बोलेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक एंड रिब की वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है और जो दूसरी वाली एंड है वो स्टर्नम से अटैच होती है। इसी तरीके से ये पूरा 12 टाइम्स अटैच रहेंगे। उसके बाद ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस केज लाइक स्ट्रक्चर को रिब केज बोला जाता है। रिब केज हमारी लंग्स को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इधर है ये वाली है वर्टिब्रल कॉलम, और ये जो आगे वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। तो एक एंड वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है, दूसरी वाली आती है
हमारे स्टर्नम से अटैच होगी। तो ये इसी तरीके से अटैचमेंट बनाते बनाते एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इसी केज के अंदर प्रेजेंट कौन होता है, हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं एंड हार्ट भी प्रेजेंट होता है वहीं पे। जो ब्लू कलर का है दैट इज रिब, यही है रिब्स। कॉस्टल कार्टिलेज, ये जो स्ट्रक्चर है ये है इंटरकॉस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। इनका फंक्शन क्या है कि अगर आप देखो कि हम अटैचमेंट लगाते हैं, ठीक है, किसी स्ट्रक्चर को खोलना बंद करना होता है तो छोटे छोटे पाइप्स अटैच कर देते हैं। ये इंटरकॉस्टल मसल्स क्या है, वही पाइप का वर्क कर रहे हैं कि मान लो इनहेल हुआ या एक्सहेल हुआ तो ये हमारे रिब्स को एक प्रॉपर मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, इनवर्ड वाला मूवमेंट एंड आउटवर्ड वाला मूवमेंट। तो इंटरकॉस्टल रीजन का काम यही है। और जो ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसी ग्रीन वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टर्नम। व्हाइट वाला पार्ट वर्टिब्रल कॉलम। तो यहां से हम देख रहे हैं कि एक एंड है वर्टिब्रल कॉलम से अटैच एंड दूसरा वाला एंड है स्टर्नम से अटैच। तो ये एक गुफा लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं रिब केज। रिब्स का काम क्या है, हमारे लंग्स को, हमारी हार्ट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। रिब्स आर प्रोवाइडेड विथ स्पेशलाइज्ड मसल्स। अभी हमने जो पढ़ा कि ये आउटवर्ड इनवर्ड वाला मूवमेंट कराती है हमारे रिब्स को। कौन सी मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। दीज आर प्रेजेंट इन स्पेस बिटवीन टू रिब। दो रिब के बीच में जो स्पेस होता है उसी स्पेस में ये प्रेजेंट होते हैं और इनका काम आपको याद रखना है, आउटवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट कराती है हमारे रिब्स को। एट द बॉटम ऑफ द थोरैसिक कैविटी देयर इज अ लार्ज मस्कुलर फ्लैप, ठीक है। फ्लैप का नाम क्या है, डायाफ्राम है। अब डायाफ्राम के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि नॉर्मली इसका शेप होगा डोम शेप का, लेकिन जब भी गैस को इनहेल करोगे आप, इनहेल के टाइम पे ये फ्लैट हो जाएगा। किस तरीके से कहानी चलेगी, मान लो किसी चीज का शेप ऐसा है और इसको इधर से हवा दी गई, इधर से कुछ प्रेशर प्रोवाइड किया गया, एयर को इस डायरेक्शन में लिया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये चीज हो जाएगी ऐसे। फिर एयर को एक्सहेल किया जा रहा है, इस तरफ मूवमेंट होगा, तो ये वापस से अपना शेप गेन कर लेता है। शेप क्या है इनका, डोम शेप है। नॉर्मली इट इज डोम शेप्ड बट ड्यूरिंग इनहेलेशन इट बिकम्स फ्लैट। डायफ्राम का एक ही रोल है कि जब भी इनहेलेशन होता है तो ये अपने शेप को चेंज करके फ्लैट हो जाते हैं और फिर नॉर्मल कंडीशन आते हैं या फिर एक्सहेलेशन वाली कंडीशन आते ये वापस से अपना शेप गेन कर लेते हैं। इनका शेप कैसा है, डोम शेप का। तो डायफ्राम की मेनली यहाँ पे इतना ही रोल है रेस्पिरेशन में, तो हम इतनी ही चीजें पढ़ेंगे। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द, अब हमें पढ़ना है कि किस तरीके से ब्रीदिंग का मैकेनिज्म हो रहा था। तो यहाँ पे क्या है, ब्रीदिंग में आपको पता है गैसियस एक्सचेंज है। ब्रीदिंग का मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना है। तो ये जो इनहेल और एक्सहेल वाला प्रोसेस चल रहा है, इसी प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द, मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्हीं लोगों का एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यही प्रोसेस प्रॉपर चलता रहता है, इसी को बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज एंड इसी को टर्म दिया जाता है ब्रीदिंग। द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। अब जो ब्रीदिंग प्रोसेस में दो चीज हो रही है कि एक बार ऑक्सीजन को लिया जा रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को दिया जा रहा है, तो ऑक्सीजन को लेना उसको इनहेलेशन कहेंगे या फिर इंस्पिरेशन बोलते हैं, और साथ साथ द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन। ये टर्म याद रखना है, ऑक्सीजन को इनटेक करना, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, इनहेल करना, इनहेलेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, एलिमिनेट करना, एक्सहेलेशन या फिर एक्सपिरेशन हो जाएगा। तो अब इनहेलेशन कैसे होता है, एक्सहेलेशन कैसे होता है, हमें ये पढ़ना है। तो पहला प्रोसेस है इनहेलेशन का। ड्यूरिंग इनहेलेशन द इंटरकॉस्टल मसल्स पुल द रिब्स आउटवर्डली। इंटरकॉस्टल मसल्स का काम ही यही है, एक बार रिब्स को आउटवर्ड करेंगी, एक बार इनवर्ड मोशन कराएंगी, तो वो अपना काम यहाँ पे कर रही है। इनहेलेशन के टाइम पे ये मसल्स को आउटवर्डली पुल करती हैं। एट द सेम टाइम, अब इसी टाइम पे क्या होगा, अभी हमने डायाफ्राम का फंक्शन पढ़ा कि डायाफ्राम का
नॉर्मल शेप होता है कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से डायफ्राम का शेप होता है, अगर ये है नॉर्मल कंडीशन का केस। लेकिन जब भी इनहेल कर रहे होते हैं तो रिब्स को इंटरकॉस्टल मसल आउटवर्डली पुल करती हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, पुलिंग के टाइम पे ये शेप हमारा बन जाता है फ्लैट। ये वाली चीज जो डोम शेप में था वो अब हो जाएगा फ्लैट में। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पेस ज्यादा हो गया, फिर इस मूवमेंट की वजह से वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गया। थोरैसिक कैविटी में ही लंग्स प्रेजेंट है, तो थोरैसिक कैविटी का जो एरिया है, ठीक है, या फिर वॉल्यूम की हम बात करें, वो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। पहले शेप कुछ ऐसा था तो हमें कम जगह मिल रही थी, अब क्या है, शेप फ्लैट हो गया, तो यहाँ पे इनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर गया, और यहाँ पे इंक्रीज करते ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो यहाँ पे प्रेशर जो है, प्रेशर कम हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट होगा। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करते ही वहां पे एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब अगर आपको याद हो, हम डिफ्यूजन प्रोसेस करते थे तो वहां पे कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगी, तो बस इनहेलेशन प्रोसेस जस्ट कंडीशन बन गई है उसकी कि ये जो आउटर एटमॉस्फेयर है, आउटर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो ऑक्सीजन अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना चाहेगी। तो मतलब क्या है, लंग्स में कंसंट्रेशन कम हो गया है, लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो कोई भी चीज अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगी। आउटर एटमॉस्फेयर में हायर प्रेशर क्रिएट है एंड हमारे लंग्स में लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो अब हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट होगा, ऑक्सीजन आउटर एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में एंटर कर जाती है, और जब आउटर एटमॉस्फेयर से हम लंग्स में ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, यही प्रोसेस इनहेलेशन कहलाता है। ठीक है, एयर फ्रॉम आउटर एटमॉस्फेयर रशेज इनटू द थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी मतलब कहाँ पे आ रही है, लंग्स में आ रही है, और लंग्स में भी कहाँ जाएगी, एल्वोलाई के पास तक जाएगी, थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इनहेलेशन। सो बेसिक सा था, क्या हुआ यहाँ पे कि सबसे पहले जो हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, इनहेलेशन के टाइम पे सबसे पहला काम है इंटरकॉस्टल मसल्स का। इंटरकॉस्टल मसल्स हमारी रिब्स को आउटवर्डली पुल करती हैं। ऐसे क्या होता है, जब आउटवर्डली ये पुल करेंगी, डायाफ्राम हो जाता है फ्लैट, और डायाफ्राम के फ्लैट होते ही थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज होते ही प्रेशर डिक्रीज होता है, और जब लो प्रेशर हमारे लंग्स में क्रिएट हुआ, आउटर एटमॉस्फेयर में हायर प्रेशर है, तो आपको पता है हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट हुआ, तो ऑक्सीजन फटाफट से बाहर वाले एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में एंटर कर जाती है, और बाहर से ऑक्सीजन को इनटेक करना, इनहेल करना ही इनहेलेशन प्रोसेस कहलाता है। तो ये बहुत सिंपल सा था। अब फिर क्या होगा कि कुछ देर बाद जब एयर एंटर कर जाती है तो वापस से ये नॉर्मल कंडीशन में डायफ्राम हो जाता है डोम शेप का। नेक्स्ट हमें पढ़ना है एक्सहेलेशन का। जैसा इनहेलेशन में हुआ था, इंटरकॉस्टल मसल्स इनको आउटवर्डली रिब्स को पुल करती थी, यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट काम करेंगी, तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द इंटरकॉस्टल मसल्स पुल रिब्स इनवर्डली, अंदर की तरफ इनको खींचती है। तो डायफ्राम क्या होगा कि जैसे फ्लैट हुआ था, अब ये क्या होगा, जब इनको अंदर की तरफ पुल किया जाएगा तो ये वापस से डोम शेप के हो जाएंगे, अपनी नॉर्मल कंडीशन वाले डायफ्राम। फिर इसकी वजह से क्या होगा कि पहले फ्लैट हुआ था, थोरैसिक कैविटी का एरिया या फिर वॉल्यूम इंक्रीज कर गया था, अब ये जब वापस से डोम शेप के हुए तो इनका वॉल्यूम जो है वो घट गया। वॉल्यूम डिक्रीज होते ही यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। अब वापस से हायर प्रेशर क्रिएट हुआ है हमारी लंग्स में, तो अगर हम कंपैरिजन में देखते हैं, हायर प्रेशर हमारे लंग्स में है, आउटर एटमॉस्फेयर में प्रेशर लो हो गया है, तो
किसकी कंपैरिजन में देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी लंग्स से एलिमिनेट कर दिया जाता है आउटर एटमॉस्फेयर में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से एक्सहेल करना ही एक्सपिरेशन प्रोसेस कहलाता है। तो बस सिंपल है, ड्यू टू दीज मूवमेंट, यहाँ पे क्या हुआ, ये वापस से डोम शेप का हुआ, इस मूवमेंट की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज किया। अब जैसे वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो यहाँ पे अंदर हायर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। फिर हायर प्रेशर जैसे क्रिएट होता है तो थोरैसिक कैविटी से एयर मूव करती है आउटसाइड, और आउटसाइड मूव करना ही इनका एक्सहेलेशन कहलाता है। तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन बहुत इजी है। क्या है, यहाँ पे दो काम हो रहा है। इंटरकॉस्टल मसल्स एक बार रिब्स को इनवर्डली पुल करती है, जब वो इनवर्डली पुल करेगी तो डायफ्राम हमारा फ्लैट होता है। डायफ्राम के फ्लैट होते ही थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट हुआ मतलब आउटर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन अंदर आती है। तो ब्रीदिंग का एक स्टेप कंप्लीट हुआ, इनहेलेशन हो गया, ठीक है। फिर दूसरे वाले में क्या होता है कि इनको इनवर्डली पुल किया जाता है, रिब्स को। इंटरकॉस्टल मसल ने जब इनवर्डली पुल किया रिब्स को, तो वहीं पे डायफ्राम वापस से अपने शेप में आ गया, वापस शेप में आया, डोम शेप हो गया। डोम शेप होते ही थोरैसिक कैविटी मतलब लंग्स का जो वॉल्यूम था वो वापस से डिक्रीज हो गया। पहले ज्यादा जगह थी फ्लैट होते ही, फिर वापस से ये क्या होगा, कम जगह हुई। अब कम जगह होने की जगह पे वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। थोड़ी सी ही जगह है, फिर क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बहुत ज्यादा एयर है, ऑक्सीजन भी आ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो हाई प्रेशर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ एलिमिनेट कर देते हैं। बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करना एक्सहेलेशन कहलाता है या फिर एक्सपिरेशन कहलाता है। तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस बहुत आसान है, आप इसको पढ़ेंगे तो फटाफट से समझ आ जाएगा। ब्रीदिंग इज मेनली एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस। इनवॉलेंट्री क्या होता है कि कोई चीज हम अपनी मन से नहीं कर पा रहे। अब कोई आपसे कहे कि हार्ट बीट चले, मान लो ये हैंड है, कोई कहे सामान उठा के रख दो, तो ये एक भी है कि आप बहुत ढीठ हुए तो कहोगे नहीं उठा के रखोगे। लेकिन अगर हम हैंड की बात करते हैं अपने, तो ये चीज हम चाहते हैं अगर, तो कोई चीज हम कर सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेस ऐसे चलते हैं जिन पे हम कोई नहीं, अगर आपसे कोई कहते कि आप सोचना छोड़ दो, तो एक पर्सन होगा कि सोचना छोड़ देगा, लेकिन क्या ब्रेन अपना काम करना छोड़ सकता है? आप चाहोगे तो नहीं छोड़ेगा, ठीक है। उसका काम जो है वो तब तक करता रहेगा जब तक बॉडी के सारे फंक्शन सही से चल रहे हैं। हार्ट बीट भी आपके कंट्रोल में नहीं है, दैट इज ऑल्सो एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस। तो सेम एज क्या है कि रेस्पिरेशन भी या फिर ब्रीदिंग की हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करना, ऑक्सीजन को इनहेल करना, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये है एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस। अगर कहा जाए कि सांस रोक लो अपनी, तो कितने देर तक कोई रोक सकता है, ठीक है। तो ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, हमारे कंट्रोल में ये सारी चीजें नहीं है कि हम हमारे अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रही है हम उनको रोक लें। तो जब तक सारे ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क करते रहेंगे, सारे मशीन्स प्रॉपर वर्क करते रहेंगे, हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स का काम ऐसा होता है जो इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब है ये ऑटोमेटिक चलते रहेंगे, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तब तक ये रुकने वाले नहीं है, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग भी क्या है, एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस ही है, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लोग टास्क वगैरह करते हैं तो बेसिकली क्या है कि वहां पे भी उनका एक लिमिट होता है कि इस लिमिट के बाद कोई अपनी सांस को नहीं रोक सकता है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि ब्रीदिंग क्या है, एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। लेकिन अगर हम रेट ऑफ ब्रीदिंग की बात करें, इनवॉलेंट्री है फिर भी हमारा ब्रेन इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। बहुत अच्छी सी चीज है कि इस पे किसी का जोर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे ब्रेन का जोर सब पे होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में कौन से प्रोसेस होंगे, कौन से नहीं होंगे, सारा कुछ काम करेगा कौन, ब्रेन का होता है। तो सेम चीज यहाँ भी हो रही है, एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है ब्रीदिंग, लेकिन फिर भी इनके रेट को कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल करते हैं हमारी रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर है, वो इनको कंट्रोल करते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ब्रीदिंग रेट हमारी 15 से 18 टाइम्स या फिर 12 to 15 टाइम्स होती है, और बहुत हैवी एक्सरसाइज करने पे ये रेट इंक्रीज हो जाता है ऑक्सीजन की डिमांड कंप्लीट करने के लिए।
तो 20 to 25 टाइम्स ये इंक्रीज हो जाएगा। जहां पे 15 to 18 टाइम्स पर मिनट में कोई पर्सन ब्रीद कर रहा था, वो हाई एक्सरसाइज या फिर हैवी एक्सरसाइज की वजह से 20 to 25 टाइम्स हर मिनट में ब्रीद करने लगेगा। तो अगर ये पर मिनट के अकॉर्डिंग था, पर मिनट कोई कर रहा है, तो होता है नॉर्मल कंडीशन वाली चीज हम देखते हैं 15 to 18, ठीक है। और यही चीज अगर कैलकुलेट की जाए 24 आवर के लिए, ठीक है, जब हम इसको 24 घंटे के लिए निकालते हैं तो 15,000 टाइम्स ये रेट आता है। ये भी एक कॉमन जीएस वाले क्वेश्चन है कि जनरल साइंस में आप इसको याद रखो कि जब भी हम पर मिनट में देखते हैं तो पर मिनट में कितना एयर हम ब्रीद इन कर लेते हैं 500 ml, और जब 24 आवर में हम देखते हैं, ठीक है, 24 घंटे में जब आप देख रहे हो तो 15,000 ml, सॉरी दिस इज इन लीटर, ठीक है। कॉमन सी चीज है, 12 से 18 टाइम्स हम पर मिनट ब्रीद कर रहे होते हैं, तो वहां पे अगर एयर का अमाउंट निकालते हैं तो 500 ml एयर हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। तो वहीं पे अगर 24 आवर में ये चीज निकाली जाती है तो 24 घंटे में एक पर्सन नॉर्मल कंडीशन वाला, ऐसा नहीं कि किसी को डिजीज हो या फिर बहुत हैवी एक्सरसाइज करके आके हम इस रेट को मेजर कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन या फिर एक हेल्दी पर्सन की हम बात करते हैं, तो वो 24 घंटे में 15,000 लीटर एयर को ब्रीद इन ब्रीद आउट करता है। तो ये एक नॉर्मल जीएस वाले क्वेश्चंस थे। फिर अगर हम बात करें कि किस तरीके से हो रहा था, अभी तो हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पढ़ा, गैसेस कहाँ आ रही है, किस तरीके से आती है उसको हमें पढ़ना है। तो अभी आपने एल्वलाई में पढ़ा था कि 300 मिलियन एल्वलाई होती हैं दोनों लंग को मिला के, ठीक है, इधर भी 300 मिलियन एंड इधर भी 300 मिलियन, या फिर अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू है, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, और आपको पता है एल्वलाई वैस्कुलर होती है। वैस्कुलर मींस हाईली वैस्कुलर है, मींस बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज इनके तक आती हैं, प्रेजेंट होती हैं। These alveoli contribute to a surface area of 36 to 72 स्क्वायर मीटर। ये भी एरिया ज्यादा ही है। तो यहाँ पे क्या है कि गैसियस एक्सचेंज के लिए एक अच्छी खासी एरिया हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे बहुत आराम से गैसेस का एक्सचेंज होता है। होता क्या है यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की होती है, वो क्या होता है कि वहां पे ब्लड स्ट्रीम्स आएगी, ठीक है, ब्लड हर एक जगह पे सर्कुलेट करती है। तो अब ब्लड क्या करेगी, उस ऑक्सीजन को देखेगी। आपको पता है, और अगर नहीं भी पता है तो यहां से आप जान लो कि ब्लड में हमारे प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन को कहा जाता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक, ब्लड स्ट्रीम में हर एक ब्लड सेल में प्रेजेंट होगा हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो अब क्या है कि यहाँ पे एल्वोलाई में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज हैं, तो ब्लड एल्वोलाई तक भी आती है। अब उस एल्वोलाई में इनहेल करके ऑक्सीजन आया है, उस ऑक्सीजन को ब्लड स्ट्रीम्स देखेंगी और फिर कहेंगी भाई चलो तुम्हारी जरूरत सेल्स में है, उनको वहां से उठाएंगी। उठाने के बाद क्या करती हैं, ऐसे नॉर्मल ही नहीं, अपनी हीमोग्लोबिन से उसको बांध लेती हैं। बाइंड करने के बाद वहां पे जो बनता है प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब वो ऑक्सीजन नॉर्मली नहीं घूमते जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाएगा। हर एक टिश्यू में ब्लड इनको घुमाते हुए लेके जाते हैं। फिर जहां नीड होती है, जहां क्या नीड होती है, हमारी हर एक सेल को सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हर एक सेल तक ऑक्सीजन को उठाती है, फिर ले जाके उनको वहां पे छोड़ती है। फिर अब जब ये ऑक्सीजन को वहां छोड़ रही होती है तो देखती है ये क्या है, यहाँ पे रेस्पिरेशन के बाद तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है। कार्बन डाइऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस है, ब्लड को पता है, तो कहती है कि भाई तुम चलो, और तुमको चलो अब बाहरी दुनिया देखने का वक्त आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से उठाती है, अपने साथ वापस ऑक्सीजन को छोड़ेगी।
कार्बन डाइऑक्साइड को उठाएगी, उनको बाइंड करती है अपने साथ, बाइंड करके लाके उनको एल्वलाई तक छोड़ देती है। अब ब्लड का काम बस इतना है कि वो एल्वलाई से एल्वलाई तक लेके आएगा, ठीक है। एल्वलाई से पहले टिश्यू तक गया, टिश्यू से दूसरे को उठाया, दूसरा कौन, जो टॉक्सिक है, जो हार्मफुल है, उनको उठाएगा, वापस से एल्वलाई तक लाएगा। फिर एल्वलाई के बाद अब वही चीज होगा कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन वाला प्रोसेस, तो उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दिया जाता है, मीन्स हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ हो क्या रहा था, एल्वलाई में प्रेजेंट है ब्लड्स, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम आई, ऑक्सीजन को देखती है, कहती है भाई चलो तुम्हारी जरूरत है सेल्स में। अब ये इनको बाइंड करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। तो इसके बाद क्या होता है, विद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन इज मूव टू डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड रीचेस अप टू द टिश्यू। हर एक टिश्यू तक ब्लड ऑक्सीजन को पहुंचा देगी। हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन को ले जाता है और फिर वहां पे ऑक्सीजन को छोड़ेगा। फिर सेकेंडली क्या होता है, एट द लेवल ऑफ टिश्यू ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन को वहीं हीमोग्लोबिन से अलग कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, द रिलीज्ड ऑक्सीजन इज गिवन टू द सेल टू द ऑफ द टिश्यू इन टर्न। अब बदले में क्या है, हीमोग्लोबिन अकेले नहीं आएगी, ये क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल, जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के टाइम पे आपको पता है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कहाँ, वापस से रिपीट नहीं करना है। क्या होता था वहां पे, बर्निंग के लिए हमें ऑक्सीजन लेनी रहती थी, तो ऑक्सीजन ब्लड पहुंचाया। अब वहां पे क्या हो रहा है, जब भी फूड है, फूड को जलाया गया, जलाने के टाइम पे क्या हुआ, कुछ एनर्जी मिली, वही एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए काम करने के लिए। एनर्जी के साथ साथ कुछ वाटर मिलते थे, और आपको याद हो तो बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता था। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अब क्या होगा, ये ब्लड में बैठ जाता है। ब्लड में बैठा क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर से डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा था, ऑक्सीजन टिश्यू में कम था तो भाग गया टिश्यू में, वो कार्बन डाइऑक्साइड देखता है ब्लड में तो मैं हूं ही नहीं, तो वो बैठ जाता है ब्लड में, ठीक है। तो अब हीमोग्लोबिन को चाहिए भी था यही कि आए कार्बन डाइऑक्साइड बैठे, फिर मैं इनको लेके जाऊं, तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड टू द लंग सरफेस, वही ब्लड स्ट्रीम इनको बांध लेती है अपने साथ, फिर इनको लेके जाती है एल्वोलाई तक। विथ दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन। अब जैसे ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं आता है टिश्यू तक, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के आता है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में नहीं आएंगे, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेते हैं, फिर वो कार्बोनिक एसिड या फिर बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में आते हैं एल्वोलाई तक। इसके बाद की बात क्या है, एट द लेवल ऑफ एल्वोलाई, जब एल्वोलाई देखता है कि अब कार्बन डाइऑक्साइड मेरे तक आ गया है, इन कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी में नहीं रख सकते, ये सेफ नहीं है हमारे लिए, तो ये इनको क्या करती है, आउटर एटमॉस्फेयर में एलिमिनेट कर देती है। एलिमिनेशन के टाइम पे क्या होता है, यही प्रोसेस है एक्सहेलेशन, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि हमने इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस पढ़ा कि ये किस तरीके से हो रहा है, और ये सब कुछ कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। ब्रेन के बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किस तरीके से हो रही है, एल्वोलाई में बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, वो कैपिलरीज ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ऑक्सीजन को भेज देती हैं टिश्यू में, हर एक टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है, एंड साथ ही साथ वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एल्वोलाई में आता है, फिर एल्वोलाई इनको एक्सहेल कर देती है। तो ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है ये ब्रीदिंग का हो रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बन कैसे रही थी हमारी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा था, बर्निंग प्रोसेस हो रहा था, तो उसके थ्रू वहां पे हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे थे, एंड ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे थे। अब एक यहाँ पे डिजीज के बारे में है, एम्फाइसेमा। वैसे तो बहुत सारी लंग डिजीज है, बट इन योर सिलेबस सिर्फ और सिर्फ यही है, तो हम इसी को पढ़ेंगे। एम्फाइसेमा क्या है, डिजीज ऑफ लंग, ठीक है, इन विच यहाँ पे होगा क्या, सिंपली इसको पढ़ते नहीं है। एम्फाइसेमा एक लंग डिजीज है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मोक वगैरह करने की वजह से हमारी जो एल्वोलाई है ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देती है, ठीक है, तो लंग का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। अब क्या है कि लंग का सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो ऐसा नहीं है कि जैसे इनहेलेशन में अगर इंक्रीज हो रहा था तो वापस एक्सहेलेशन में नॉर्मल कंडीशन में,
यही जब एक्सलेशन होता है तो ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाते हैं। ये डिजीज जब बहुत टाइम की हो जाती है तो पर्सन की डेथ भी हो जाती है। तो एम्फाइसेमा के बारे में आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि ये पहले डिजीज किसकी है, पल्मोनरी डिजीज है, बिकॉज डिजीज ऑफ लंग्स, in which some of the alveoli and their part lose their flexibility, मतलब अपनी elasticity को खो देते हैं ये। This results in abnormal inflation or distension of the bronchiole or alveoli. This causes an increase in lung size. ये important है, होता क्या है इसमें कि डिजीज हो गई तो लंग की साइज इंक्रीज कर जाएगी, एल्वोलाई और जो अदर ऑर्गन्स होते हैं वहां पे वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को खो देते हैं। एम्फाइसेमा इज यूजुअली कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग सिगरेट स्मोकिंग एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, यहाँ पे फिगर आप देखो, नॉर्मल एल्वोलाई ऐसे होता है, अच्छा खासा गोल गोल। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, एल्वोलाई जब एम्फाइसेमा हो जाता है तो इनकी साइज जो है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हैं। जैसे बलून है तो बलून को क्या कर सकते हैं हम, ये नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा, रिलैक्स भी करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि एल्वोलाई अपना साइज खो देती है, फ्लेक्सिबिलिटी खो देती है और लंग की जो साइज है वो इंक्रीज कर जाती है, नॉर्मल शेप में नहीं आ पाती है। तो यही था एम्फाइसेमा डिजीज। तो फर्दर ये चैप्टर होता है कंप्लीट रेस्पिरेशन वाला। आफ्टर दिस we will do a quick revision of this chapter, and in the last lecture we will discuss transportation. Thank you so much.